हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी और हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। वर्ण, स्वर, स्वरों के भेद हम ये पढ़ चुके हैं। मात्राएं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अपने व्यंजन से। व्यंजन आज हम पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। देखिए, व्यंजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। देखिए, आप क से लेकर श्रेष्ठ श्रमिक तक कोई भी वर्ण बोलोगे आपको उसमें ए की आवाज आएगी। यानी कि किसी भी व्यंजन को बिना ए के नहीं बोला जाता और ए एक स्वर होता है। तो हमारी व्यंजन की डेफिनेशन क्या हो गई? वे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आप ये छोटी क्लास में पढ़ते थे डेफिनेशन, तो आप बड़ी क्लास में हो गए हो। बड़ी का मतलब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी डेफिनेशन को भी हम चेंज करते हैं। तो उसका मतलब तो वही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी हमने वर्डिंग जो है चेंज कर दी है। देखिए क्या होता है व्यंजन। देखिए, व्यंजन ऐसी ध्वनियां जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन संभव है, लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से लेकर और श्रेष्ठ श्रमिक तक, जो कि आप ये व्यंजन माला जो लिखी हुई है इसको देख रहे हो, क से लेकर श्रेय तक कोई भी हो, ये जो सारे वर्ण हैं इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी को भी बोल के देखिए। मैं बोल रही हूँ क बोल रही हूँ, ए की आवाज आ रही है। मैं बोल रही हूँ ठ बोल रही हूँ तो भी आवाज आ रही है ए की। अगर मैं बोल रही हूँ रे तो ए की आवाज आ रही है। यानी कि इन सभी वर्णों में स्वरों का अस्तित्व है। इन सभी वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। देखिए, अभी फिर एक बात ध्यान से सुनिए कि इन वर्णों का स्वर रहित होता है बेटा। यहां एक बार मैं करके बता रही हूं, स्वर रहित का मतलब होता है के बिना। और सहित का मतलब होता है स्वर सहित। इसका मतलब होता है के साथ। ठीक है। अगर मैं बोलूं स्वर रहित तो वो वर्ण स्वर के बिना होगा। अगर मैं बोलूं स्वर सहित तो वो वर्ण आपका स्वर के साथ होगा। अभी देखिए, क्या आप किसी भी वर्ण व्यंजन को ए के बिना बोल सकते हो? बोल के दिखाइए। कोई भी नहीं बोल सकते कि हमारे व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना असंभव है। उनका लेखन तो संभव है, लेकिन उनका उच्चारण संभव नहीं है। तो इसी आधार पर इसकी डेफिनेशन है कि वे ध्वनियां, ये सारी जो है ध्वनियां ही है, वे ध्वनियां जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन संभव है। स्वतंत्र रूप से यानी कि हम व्यंजनों को ऐसे लिख तो सकते हैं, पर इसको हम बोल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि इसमें ए नहीं है। इसमें क्या है? ए नहीं है। क्या आप इसको कै को बिना ए के हम बोल ही नहीं सकते, यानी कि उसका उच्चारण संभव नहीं है बिना ए की। ठीक है। लेखन संभव है, हम लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर हम उसको स्वर रहित बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? किसी के भी नीचे आप हलंत लगा दोगे तो उसका मतलब है वो वर्ण आधा है, वो व्यंजन वर्ण आधा है। कोई भी हो, चाहे मैं लिख दूं बै का मतलब होता है, ऐसे लिखोगे तो इसमें ए नहीं है। अब जब आप आधे कै से या आधे बै से कोई भी शब्द लिखोगे, मान लो मैं लिख रही हूं पक्का, जैसे यहां लिख रही हूं मैं पक्का, तो ये इस वाले में ए नहीं है और इसके साथ में हमारा स्वर है आ। ठीक है। आगे ये बै है। बै का जैसे हम लिखते हैं
जैसे बेटा जो हमारा ब है वो स्वर रहित है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इससे हम एक शब्द लिखते हैं कब्जा, तो यहाँ पर इसको हम आधे ब के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे वर्ण होते हैं, जो हमारे ये व्यंजन वर्ण है, उनको कितने प्रकार से स्वर रहित रूप में हम लिख सकते हैं। आपने देखा होगा इनका सबका आकार अलग अलग है। किसी में तो ये खड़ी पाई होती है पूरी, किसी में खड़ी पाई जो है 1/3 होती है, किसी में ये घुंडी वाले होते हैं इस तरह से, इसमें ये घुंडी है। तो इन सभी तरह के वर्णों को हम आधा लिखने के लिए, आधा लिखते हैं तो हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। पर हम कभी भी, मान लो अभी ये पक्का जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जो पक्का लिखा हुआ है ये राइट है। क्या आपने कभी ऐसे पक्का लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा ना। तो ये जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं सारे, इनको आधे रूप में लिखने का सबका अलग अलग थोड़ा सा तरीका होता है, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है बेटा, देखिए पहला आता है हमारा खड़ी पाई हटाकर। खड़ी पाई होती क्या है? ऐसे जो सीधा डंडा होता है उसको बोलते हैं खड़ी पाई हटाकर। इस तरह से हम खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों को, उसकी खड़ी पाई को हटाकर जो है स्वर रहित बना सकते हैं। खड़ी पाई किसके है? देखो च के है, जय के है ना। तो हम जैसे च है ये पूरा है, जब हमें इसको आधा लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। जय को आधा लिखना हो, जय हमारा यहाँ पर जो है पूरा है, और इसको अगर आधा लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। तो हम जो खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण हैं उनकी पाई को हटाकर उन्हें स्वर रहित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है घुंडी हटाकर। घुंडी हटाकर क्या होती है? घुंडी क्या होती है ये देखिए बेटा, जैसे ध धनुष है हमारा ये वाला, क है हमारा, क को हम कैसे लिखेंगे? क और जो फ है इनको हम घुंडी हटाकर इनको स्वर रहित रूप में लिख सकते हैं। जैसे घुंडी क की हमारे यहाँ खड़ी पाई के बाद में ये क का पूरा रूप है। जब हम इसको आधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसकी जो ये घुंडी होती है यहाँ से मुड़ी हुई, ये इसको हटा देंगे। इस तरह से इसको स्वर रहित रूप में लिखेंगे। ऐसे ही हमारे पास फ होता है, ये फ हमारे यहाँ पर पूरा है, और इसको अगर हम स्वर रहित रूप में लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है। तीसरा आता है हमारा हलंत लगाकर। तीसरे नंबर पर हम कैसे लिखते हैं स्वर रहित व्यंजनों को? हलंत लगाकर। अब क्या है, जिनमें हमारी 1/4 पाई होती है, यानी कि जो हमारी ऐसी खड़ी पाई होती है वो इतनी सी हो, उसका चौथा हिस्सा हो, तो उन व्यंजन वर्णों के नीचे हम हलंत लगाकर उनको स्वर रहित रूप में लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, टे ठे डे ढे, ये हमारे बहुत सारे हैं। तो इनको जैसे ये है टे, ये पूरा रूप है, इसके नीचे अगर हमें इसको आधा लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। आपने ठेरा है हमारा, ये पूरा है, ठे को लिखना हो आधे के रूप में तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं जब हम व्यंजन वर्णों को स्वर रहित रूप में लिखते हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, वापिस हम आते हैं अपने व्यंजन माला पर। अब ये जो पूरी व्यंजन माला है, इसको हमने कई भागों में बांटा है, जो कि व्यंजन के भेद कहलाते हैं। देखिए, जो हमारे क से शुरू होता है व्यंजन, क ख ग घ ड़, च छ झ झ अंगर, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह, क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये हमारी व्यंजन माला है। इस व्यंजन माला को हमने 4 भागों में बांटा है। तो हमारे व्यंजन के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं?
जो हमारे क से लेकर मैं तक है, अब आप पहले इधर देखिए, कै चे टे ते पे, जो हमारा ये वर्ण है, हमारे एक लाइन में 5 वर्ण है, ठीक है। जो पहला वर्ण है हमने उस लाइन को नाम दे दिया कै वर्ग, चे से चे वर्ग, टे वाली लाइन को टे वर्ग, ते वाली लाइन को ते वर्ग, पे वाली लाइन को पे वर्ग। जो हमारे ये 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण है, तो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25, यानी कि 25। हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं जब हम इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, यानी कि जब हम कै से लेकर मैं तक के वर्णों को बोलते हैं, तो हमारी जो जीवा है वो मुख के अनेक भागों को, हमारे मुंह के अंदर साइड भी होती है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, आगे पीछे बहुत सारे भाग होते हैं हमारे मुंह के, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। जब हमारी जीवा मुख के अनेक भागों को छूती हुई जब बाहर निकलती है ध्वनि, तो वो सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब आपको पता होगा, टच जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, कि जब जीवा जो है हमारे मुख के अनेक भागों को छूती हुई जो ध्वनियां निकलती हैं, तो वो हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है वो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी कि मध्य में स्थित, ठीक है। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे, अच्छा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या हमारी कितनी है? 4 है, ठीक है। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? अब आपने इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा, संयुक्त होते हैं मिले हुए। मिले हुए कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने क्षय लिखा देखा होगा, क्षय ऐसे लिखते हैं। जब आप इसको बोलते हो क्षय, तो आपको 2 व्यंजनों के साथ में एक स्वर की आवाज आती है। इस संयुक्त व्यंजन में कै और क्षय मिला हुआ होता है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके नीचे हलंत लगाकर ए भी कर सकते हो। ये इस क्षय में कै और क्षय 2 व्यंजन है और एक स्वर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक और देखिए, त्रै। त्रै को जब आप बोलते हो तो किस किस की आवाज आती है? तै, रै और ए की। तो ऐसे ही तै, रै और ए। त्रै में भी 2 व्यंजन और एक स्वर है, इसलिए ये भी क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। जब आप शब्दों का वर्ण विच्छेद करोगे ना, तब ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। ऐसे ही अगला जो हमारा ज्ञ, ज्ञ का कैसे होता है ये देखिए। ज्ञ, इसमें क्या होता है? जय और ये मिला हुआ होता है। इसके आप हलंत लगा के ए भी लगा सकते हो, या इसको वैसे भी छोड़ सकते हो। अब हमारा ये है श्रेय। श्रेय में क्या होता है? श शलगम और रे प्लस में ए, ठीक है। ये हमारे चारों जो हैं संयुक्त व्यंजन, इनका मैंने आपको करके दिखाया है कि इनमें कौन से 2 व्यंजन छुपे हुए होते हैं, इन्हीं के कारण इन्हें जो है हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे अभी व्यंजनों के। मैंने आपको बताया था, ये बता दिए व्यंजनों के भेद बता दिए मैंने आपको, और इनकी डेफिनेशन आपको फिर से बता देती हूँ। वे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जो ध्वनियां निकलती है हमारे मुख से, जब वो ध्वनियां निकलती है तो हमारी जीवा जो है मुख के अनेक भागों को छूती हुई बाहर आती है। इस तरह जो वर्ण बोले जाते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुख से अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के इन व्यंजनों का निर्माण जो है
दो व्यंजनों से मिलकर होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए बेटा, एक छोटा सा टॉपिक और है आपकी इसमें, इसी चैप्टर में, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जैसा कि इसी के नाम से समझ जाओगे, वर्णों को अलग अलग करके लिखना। देखो, कोई भी, जो आपको पता है, जो कोई भी शब्द होता है वो वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर अचानक, अब आपको इसमें 1 2 3 4 वर्ण दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ध्वनियां छिपी होती है, तो हम उन्हीं ध्वनियों को खोल के जब हम लिखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। देखिए, शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमारे पास ये शब्द है, इसके अंदर जो भी वर्ण आए हैं उन्हीं सभी को यहाँ पर दिखाना, इसी प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। देखिए, हमारे पास ए है, जब आप ए को बोलते हो, क्या उसमें किसी और की आवाज आती है? यहाँ पर वर्ण विच्छेद करते हुए एक बात ध्यान में रखना कि आप एक एक टुकड़े को बोलकर देखो, जिसकी भी आवाज आपको आती है, किसी भी वर्ण को आप बोल रहे हो, उसके साथ में जिसकी भी आवाज आती है वो वर्ण भी हमने लिखना है। देखिए, पहले सबसे पहले ए के साथ में कोई और आवाज आ रही है? नहीं आ रही, तो हम ए को लिख देंगे। ए के बाद क्या है? चा। चे के बाद में किसकी आवाज है? आपको यहाँ पर तो वो दिख रहा है, आ की मात्रा दिख रही है, लेकिन जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं तो स्वर की मात्रा ना लिखकर उसका मूल रूप लिखते हैं। तो चे के साथ में आ का डंडा है, तो हम आ के मूल रूप को लिखेंगे। जैसे चे के साथ में क्या मिला हुआ है? आ। ठीक है, फिर उसके बाद ने में आपको कोई मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ने में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। ठीक है, फिर कै है, कै और ए। देखो बेटा, एक बात ध्यान से, बहुत ध्यान देने की है कि हमारे शब्द में किसी भी स्वर की मात्रा है तो उस स्वर को ना लिखकर उसकी मात्रा लगाते हैं। अगर आपका वर्ण अकेला लिखा हुआ है, उसके साथ में ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं है, तो उसमें ए मिला हुआ होता है। अगर मान लो यहाँ पर आ का डंडा होता, इस कै के बाद में आ का डंडा होता, तो हम यहाँ पर क्या लिखते? कै प्लस आ लिखते। अगर इस कै में अगर छोटे ऊ की मात्रा होती तो हम कै और ऊ को लिखते, बड़े ऊ की होती तो हम कै और बड़ा ऊ लिखते। यानी कि अगर इसके साथ में मात्रा है तो हम उसका मूल रूप उसके साथ में लिखेंगे, अगर नहीं है तो ए को लिखेंगे। आपको पता है कि हर व्यंजन वर्ण में स्वर मिला हुआ होता है। जो हमारे संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर बाकी जो हमारे वर्ण है उनमें एक एक ही स्वर मिला हुआ होता है। ऐसा नहीं है जहां पर आप का है तो आप का को ऐसे लिख सकते हो, कै, ए और आ, ये गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक हमारे व्यंजन में एक ही स्वर होता है तो हमारा यहाँ पर ये जो कै है ये नहीं आएगा। कै के साथ में आपको आ दिख रहा है, आ की ही आवाज आती है क्या? कै और आ दोनों की आवाज आ रही है? नहीं ना, तो हमारे यहाँ पर जो है कै के साथ में आ, तो हम कै आ ही लिखेंगे, ए को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक शब्द का और वर्ण विच्छेद करके दिखाती हूँ। देखिए, एक जिसमें आधा आता है वो लिखते हैं हम, रास्ता। जहां पर पहले से ही आधा आपको वर्ण दिखे वो वैसे ही आधा होता है, उसमें फिर हम ए प्लस नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी भी शब्द के अंदर हमारा आधा वर्ण है तो वो हमारा स्वर रहित है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे रे के साथ में किसकी आवाज आ रही है? बताइए, आ की। रा बन गया ये। फिर उसके बाद से, अब इस से को बोल रहे हो आप रास्ता, तो इस से को हम तय के साथ चिपकाकर बोलते हैं, तो इस से ये ऑलरेडी आधा है तो हम इसमें ए प्लस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज इस तरह से हम लिख देंगे। फिर उसके बाद तय के बाद किसकी आवाज आ रही है? आ की। ठीक है, इस तरह से वर्ण विच्छेद आपको करने हैं। एक दो के आप करके देखना, अगर नहीं समझ आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। आपको सभी को कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं सब्जेक्ट टीचर के, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। देखिए बेटा,
वर्ण विचार के बाद आपका एक और टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी जिसको आप इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हो, ठीक है, हिंदी में उसको वर्तनी कहते हैं। अब आप देखो इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हो, जैसे आप बुक की लिखते हो तो BOOK आप लिखते हो बी। जैसे इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखते हो बी। अगर मैं हिंदी में बी बोलूं तो कैसे लिखोगे, बी ऐसे लिखोगे ना। बुक का लिखना है BOOK बुक, ये हमारी रोमन लिपि में है। अगर आपको देवनागरी लिपि में बुक लिखना हो तो कैसे लिखोगे, बुक ऐसे। तो हर लिपि के अलग अलग लिपि चिन्ह होते हैं। जो हमारी ध्वनियां निकलती है उन ध्वनियों को एक लिखित रूप प्रदान कर दिया, वो क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। उसी में हमें वो वर्ण लिखने होते हैं, उसी चिन्ह के आधार पर। तो ऐसे ही हमारे वर्तनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पीछे चलना। यानी कि हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां निकलती है उनके उसी रूप को आप निर्धारित चिन्हों को उनको लिखते जाओ तो आपकी जो है वर्तनी बनती चली जाएगी, यानी कि एक स्पेलिंग बन जाएगी। तो हमारी जो वर्तनी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि ध्वनियों के अनुरूप आए लिपि चिन्ह वर्तनी कहलाते हैं। कि हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकली उसी के अनुसार उनको जो चिन्ह प्रदान किए उसको हम लिखते जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, एक स्पेलिंग बन जाएगी, यानी कि एक हमारे शब्द का निर्माण हो जाएगा। जैसे मैं अभी बोलती हूँ परीक्षा, मेरे मुंह से निकल रहा है परीक्षा, तो मैंने पै लिख दिया, री लिख दिया, क्षा लिख दिया, तो ये हमारी एक क्या बन गई, वर्तनी बन गई। कि हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां निकली उनका जो चिन्ह है उसी चिन्ह को हम, जिस ध्वनि के लिए जो चिन्ह निर्धारित है उसी को हम लिखते जाएंगे तो हमारी जो है वर्तनी बन जाएगी, एक शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इन्हीं वर्तनी के बाद जो है आपका ये लास्ट वो था टॉपिक। अब आपका ये जो चैप्टर जो है खत्म हो रहा है और कल मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक और पेंसिल रबड़ अपने हाथ में लेना। कल मैं जब आप वीडियो देखोगे तो साथ साथ अपनी बुक को कंप्लीट करते जाना। ठीक है बेटा। और याद भी साथ साथ करना है। सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। ओके, हैव ए नाइस डे।